संशोधन विधेयक को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम मचा है। संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी पहले ही अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप चुकी है। जेपीसी में सभी प्रमुख दलों के सांसद सदस्य बनाए गए थे। जेपीसी ने एक दिन पहले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, वहीं 11 सदस्यों ने विरोध किया था। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई थी। अब कांग्रेस इसे संविधान के खिलाफ बता रही है। संसद के बजट सत्र समाप्त होने में 4 दिन और रह गए हैं। संभावना है कि सरकार मंगलवार को इसे लोकसभा में पेश कर सकती है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने वक्फ संशोधन विधेयक की कड़ी आलोचना करते हुए इसे भारतीय संविधान और उसके आधारभूत सिद्धांतों पर सीधा हमला बताया है। जयराम रमेश का कहना है कि संविधान पर सीधा हमला है और इसकी बुनियाद के खिलाफ है। हर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सवाल है कि धर्मनिरपेक्ष दलों, खासकर जेडीयू और टीडीपी का क्या कहना है। पहली बार समिति में खंड दर खंड चर्चा हुई। अगर वो इसे लागू करते हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। पर वो बुलडोज किया जा रहा है। जो बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, जो कहते हैं कि माने हम जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान के प्रस्तावना में है, सर्वधर्म समभाव, सेक्युलरिज्म को लेकर, वो कहते हैं हम इस पे विश्वास रखते हैं। वक्फ बिल पर टीडीपी का क्या स्टैंड है, जेडीयू का क्या स्टैंड है? हम तो इसका विरोध करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे संविधान पर आक्रमण है। विपक्षी दलों की ओर से आए कुछ सुझावों को शामिल करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ विधेयक में संशोधन को लेकर जो सुझाव दिए हैं उसे मान लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल पर संसद के बाहर खूब चर्चा विमर्श हुए हैं। हमें सदन में बहस और चर्चा में भी जरूर भाग लेना चाहिए। बिल पर बनी जेपीसी ने लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा परामर्श प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाया है। सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि लोगों को गुमराह न करें। भोले भाले मुसलमानों को ये कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सरकार मुसलमानों की संपत्ति और अधिकार छीनने जा रही है। देखिए, इसमें आप एक चीज समझना होगा, ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। आजादी से पहले से वक्फ का प्रोविजंस है, वक्फ के प्रोविजंस का कानून बनाया हुआ है। फिर 1913 में, 1923 में, 1931 में, फिर आजादी के बाद 1954 में वक्फ कानून बनाया और उसके बाद में 1995 में फिर से वक्फ कानून का संशोधन हुआ। फिर इस बीच में कई बार संशोधन हुआ। तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल था? आज उसका अमेंड कर रहा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? अगर वक्फ कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर संवैधानिक है, तो इतने दशकों तक ये कानून तो चल रहा था, तो उनके बनाए हुए कानून संवैधानिक है और हम कानून लेगा तो वो जो गैर संवैधानिक हो गया। ये क्या तर्क हो गया? इसलिए मैं बहुत विशेष करके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आप जानबूझ करके लोगों को गुमराह ना करें। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, ये वक्फ कानून सबके भला के लिए है और उसमें कोई प्रावधान ऐसा है कि अगर कोई
क्रिश्चियन का हो, कोई हिंदू का हो, या जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, या मुसलमानों के लिए भी ये सब पे लागू है कि जो वक्फ बोर्ड के पास एक अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी था कि कोई भी जमीन को वक्फ डिक्लेयर करता है, तो ये कैसे हो सकता है? अच्छा, कोई भी कानून या कोई भी समस्या होते हैं तो कोर्ट में अपील कर सकना चाहिए। ऐसा क्या है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड निर्णय किया तो कानून के तौर पर वो कोई अपील कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ रिव्यू पिटीशन दे सकते हैं स्पेशल केस में? तो ऐसे तो नहीं कर सकते। इसलिए वक्फ कानून ये देश का भला के लिए है, और वक्फ कानून पास होने के बाद खास करके मुसलमानों में जो गरीब तबके के लोग हैं, महिला हैं, बच्चों हैं, सबके लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, और देश के लिए भी ये बहुत फायदा वाला कानून है, और इसको सब लोग मिलकर के समर्थन करना चाहिए। अजमेर शरीफ के इमाम हो, दरगाह में जो भी हेड है, या मुस्लिम संगठन के जितने भी बाकी लोग भी मुझसे मिले हैं, सब लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो वेलकम कर रहे हैं इसका। ये तो कुछ लोग हैं, मैंने पहले लोकसभा में कहा ना कि मुसलमानों में बहुत चंद लोग हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वही लोग विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमान दिल खोल करके वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर रहे हैं, ये सबको मालूम है, लेकिन कुछ लोग को राजनीति करना है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने का सबका अधिकार है, लेकिन गुमराह ना करें, झूठ ना बोले। अगर हम कोई गैर संवैधानिक प्रावधान रखा है वक्फ अमेंडमेंट बिल में, तो बताइए ना कौन सा वाला सेक्शन गैर संवैधानिक है। तो इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो तो देख रहे हैं ना कि हम इलीगल काम, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए सब मिलकर के वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करना चाहिए। ये हिंदुस्तान का भला के लिए और हिंदुस्तानियों का भविष्य के लिए है। केरल भारतीय जनता पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर ने सांसदों से वक्फ बिल पर स्टैंड लेने को कहा। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल सहित कई ईसाई संगठन केंद्र द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मुनब्बम उपनगर में गरीब परिवारों ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन जब्त किए जाने के खतरे में जी रहे हैं। उन्होंने राज्य के सांसदों से तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल होने के बजाय लोगों की सहायता करने का आग्रह किया। I welcome that, and today both Nirmala ji and Kiran Rijiju ji have also welcomed this, and I thank them for it. But the issue is that the Kerala Catholic Bishops Council and many other Christian organizations are asking the MPs from Kerala to take a stand on the Waqf Amendment Bill and vote in favor of it, because in Kerala, in a place called Munambam near Cochin, hundreds of families, poor families, are having the threat of their land being seized by the Waqf hang on their heads. And this is an issue for which they have been agitating for months and years. And it is time that the MPs of Kerala did what is their duty to do, which is to help people who are in trouble, help people and solve their problems rather than only play appeasement politics. So I think today is an important day, because Congress MPs, after this appeal from the Kerala Christian community, must take a position. They must decide whether they are going to actually help people in Kerala, or they are going to play the same appeasement politics and petty politics and vote against the Waqf Amendment Bill. So I hope they will do what is right, what is their duty by the people of Munambam, that they will support the people of Munambam, support the call being made by the Christian community in Kerala, and support the Waqf Amendment Bill. The Waqf Amendment Bill, as we know, is not against any community. It is about aligning a law to the constitutional values of India and making sure every Indian, regardless of which community, the Christian community, the Buddhist community, the Sikh community, also have the right to property. इस बिल को लेकर मुसलमानों का अलग अलग मत है। वक्फ बोर्ड बिल पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी गंगा जमुनी संस्कृति है। नवरात्रि चल रही है और आज ईद उल फितर है।
मुझे पूरा भरोसा है कि आज पूरे भारत में आप लोगों को इन त्योहारों पर एक दूसरे को बधाई देते हुए देखेंगे। मिलजुल कर रहना देश की संस्कृति है और यही हमारी ताकत थी। पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया कि सौगात मोदी देश के 22 लाख लोगों तक पहुंचे। मेरा मानना है कि वक्फ बिल में संशोधन की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये बिल पारदर्शिता लाएगा। मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कतई ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ये कहना गलत है। हो सकता है कुछ सेक्शन से उनको प्रॉब्लम हो, ये ऐसे मत हुई। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया। जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। इसके अंदर ये गुमराह ये कर रहे हैं कि साहब ये वक्फ के जरिए शरीयत मुदाखलत नहीं। तो ये वक्फ एक अलग मामला है। वक्फ के मामला बिल्कुल अलग होते हैं, वो शरीयत से मामला हैं। लेकिन वक्फ को मैनेज करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक एक्ट लाया गया था और उस एक्ट के अंदर सिस्टम बनाया गया था वक्फ बोर्ड का, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का सिस्टम 1964 बना। तो वक्फ बोर्ड के अंदर सीईओ होता है, चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं। तो उसकी कार्य प्रणाली को चेंज किया जा रहा है और इफेक्टिव बनाया जा रहा है। इसमें किसी से मजहब की कोई मुदाखलत नहीं मानी जानी चाहिए, मेरा मानना ये। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरखशां अंद्राबी ने कहा कि जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड क्षेत्र की अधिकांश मस्जिदों और दरगाहों की देखरेख करता है, स्वच्छता और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करता है। जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नहीं, देखिए, आप जानते हैं कि पहले जो नॉर्मल होता था अब वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। हमारी दरगाहें अब पहले से बहुत बेहतर, साफ सुथरी और लोगों को आज हर एक चीज मुहैया है। हमारी जियारत गाहों पे उनको किसी किस्म की शिकायत नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, रात दिन हमारी ये कोशिश रहती है कि अगर आज हम इतना कर पाए, नेक्स्ट डे इससे बेटर होना चाहिए, क्योंकि हमेशा लास्ट वर्ड नहीं रहता है। हमेशा एक कोशिश रहनी चाहिए कि अगर आज हमने इतना किया, नेक्स्ट डे हम इससे ज्यादा करें। ये हमारी कोशिश है और हमारी यही कोशिश है कि जितने भी लोग आएंगे हमारी दरगाहों पे, जियारतों पे, उनको किसी किस्म की शिकायत वक्फ से ना हो। तो हमने सुना कि जो यहाँ के खतीब है वाकई वक्फ बोर्ड के कोई अहम डिसीजन लिया है वक्फ बोर्ड ने। ये आप बेहतर जानते हैं कि वक्फ बोर्ड एक इदारा है, छोटा सा इदारा है, लेकिन हमारे पास कोई सरकार का इमदाद नहीं होता है। जब हम आए थे, जब से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तश्कील पाया है, यहाँ पे फंड्स की काफी कमी थी, क्योंकि हमें जो जरिया है पैसा इनकम का, तो वो किराया होता है। तो हमने उसके लिए कमर कस लिया और हमने अपने लोगों से, जो हमारे किराएदार थे, एसेट्स थे, उनसे हमने थोड़ा सा इकोनॉमिक फाइनेंशियली हम अप हो गए। तो आज जो हमारे पास 20 इयर्स से कैजुअल, मस्टर शीट्स और नीड बेसिस पे जो लोग लगे हुए थे, 3 से 4 हजार और 4 से 5 हजार की उनकी तनख्वाहें थी। और आज की महंगाई के दौर में उससे तो कोई काम बनता नहीं। बच्चे वो कैसे पालें, वो कैसे काम करें, ये हम 2 साल से पिछले देख रहे थे, लेकिन हमारे पास ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि उस वक्त हम कुछ कर पाते। लेकिन आज ईद का दिन भी है, हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर में हमें क्या मिला है, तो उस हिसाब से आज हमने जो रिवाइज्ड सैलरी वेजेस किए अपने लोगों के। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर AIMPLB प्रमुख खालिद सैफुल्लाह रहमानी इस बिल के विरोध में हैं। उनका कहना है कि इस विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत अहम मसला है और हमारे दीन और हमारे समाज में यह रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हम इस बिल को हरगिज कबूल नहीं कर सकते और जहां तक ये लड़ाई जाए, हमको ये लड़ाई लड़नी होगी और अगर तवील लड़ाई लड़नी पड़े तब भी हम उसके लिए तैयार हैं। और हमें इस मुल्क के गैर मुस्लिम भाइयों का, दूसरी अक़लियतों का, इंसाफ पसंद शहरियों का भी ताअवुन मिल रहा है
और आगे भी हम उनसे इस बात की उम्मीद रखते हैं। हम आज के इस धरने के वास्ते से जनाब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी से दरख्वास्त करते हैं कि हम बीजेपी के लीडरों के बारे में नहीं कहते, लेकिन आप लोगों का चेहरा एक सेकुलर चेहरा समझा जाता है। इस मुल्क में एक ऐसा चेहरा समझा जाता है जो दस्तूर के साथ चलता है। आप अपने उस चेहरे को दागदार मत कीजिए, उसको कायम रखिए और वाज़ेह तौर पर ऐलान कीजिए कि ये बिल चूँकि दस्तूर मुखालिफ है, अक़लियत मुखालिफ है, इसलिए हम इस बिल की तायद नहीं कर सकते। सदर साहब, एक सवाल है। यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, वो कहते हैं वक्फ बोर्ड है तो सनातन धर्म बोर्ड क्यों नहीं? क्या कहेंगे आप बना लीजिए सनातन धर्म बोर्ड, इसमें कोई हर्ज नहीं। यहाँ मुख्तलिफ मंदिरों के अलग अलग बोर्ड हैं, मैनेजमेंट कमेटी है। अगर हमारे हिंदू भाई सनातन धर्म बोर्ड बनाए, कोई हर्ज नहीं, बना लें और हुकूमत को हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमको उससे कोई अख्तलाफ नहीं। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि इससे मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा। संसद में असंवैधानिक कानूनों को क्यों बनाया जा रहा है? अगर ये कानून बनता है, सरकार वक्फ संपत्तियों को छीनने लगेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर है और उनका ये बोलना इस बात का सबूत है कि आपको कोर्ट में चैलेंज कर लो। क्या मतलब आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बना रहे आप पार्लियामेंट में? और कोर्ट को चलो, कोर्ट तो है। एज अ गवर्नमेंट आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है। और आप ये बोल रहे हैं कि इसमें किसी को नुकसान नहीं होने। नुकसान आप जो बना, अगर लॉ बनेगा तो पूरे भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा। और ऐसा लॉ बना रहे जिससे गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रही मुसलमानों से। उसमें जो प्रोविजंस है, आप लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई करेंगे? लिमिटेशन एक्ट ना हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर अप्लाई होता, ना सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे होता। तो जो एंक्रोचर है 12 साल से उसको आप ओनर बनाना चाह रहे। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेक्शन आप निकाल दे रहे। क्यों निकाल रहे भाई? किसको फायदा होगा उससे? जो लाखों रुपए की रेवेन्यूज आते हैं वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी से, आप उसको ओमिट कर रहे हैं। तीसरा, जो ट्राइब्यूनल में आप अभी प्रोविजन है कि सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता, उस वहां के स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में आप बोल रहे रिटायर्ड जज को लगाएंगे। और अमित शाह झूठ बोल रहे देश को कि वक्फ के ट्राइब्यूनल के खिलाफ कोर्ट को नहीं जा सकते। कितना झूठ बोल रहे हैं अमित शाह। एनजीटी का ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल है, ऐसे कई ट्राइब्यूनल है जिसके जजमेंट के बाद आप रिव्यू पिटीशन डालते हैं। आप वो प्रोविजन है, आप बोल रहे अपील करो। भाई रिव्यू अपील तो कोर्ट को जाएगा ना, चाहे रिव्यू हो अपील हो तो कोर्ट को जाएंगे, हायर कोर्ट को, हाई कोर्ट को। तो अमित शाह देश को गुमराह कर रहे हैं गलत बयान देकर। और फिर आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को मेंबर क्यों बनाना चाह रहे? बताइए आप, क्या वजह है बनाने की? क्या हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बोर्ड में, क्या क्रिश्चियन धर्म के बोर्ड में कोई उनका रिलीजन सर्कल को मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप इसलिए बनाना चाह रहे ताकि पूरे वक्फ बोर्ड को छीन ले, वक्फ प्रॉपर्टी को छीन ले। और फिर ये प्रोविजन क्यों गवर्नमेंट बनाई कि कलेक्टर या सुपीरियर ऑफिसर डिसाइड करेंगे कोई मसला गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का? कलेक्टर उससे ऊपर जो सुपीरियर ऑफिसर होता वो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है ना, एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटमेंट होता है। अगर कोई बात कलेक्टर के खिलाफ आएगी तो कलेक्टर उसमें जज बन जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र अमित शाह करते हैं। 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र सच्चर कमेटी ने किया। ये सरकार सच्चर कमेटी को जहां अच्छा दिखता चूज कर रही है, ले रही है। संसद सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। अब देखना होगा कि सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश करती है या फिर सहयोगी दलों के दबाव में इसे कुछ दिनों के लिए टाल देगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।